नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं यौगिकों का नामकरण। तो हम लोग आज उपसर्जन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कुछ नियम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उपसर्जन यौगिकों के नामकरण। ध्यान समझिएगा। किसी दिए गए उपसर्जन यौगिक का आईयूपीएसी में नामकरण करने के लिए निम्न नियम का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कौन कौन से नियम हैं जिनको उपसर्जन यौगिक का नाम लिखने में आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले प्रथम नियम, साधारण लवणों के समान ही, जैसे सिंपल साल्ट होते हैं, साधारण लवण होते हैं, उनके समान ही इन यौगिकों का नामकरण में पहले धनायन का नामकरण करते हैं, फिर ऋणायन का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से साधारण लवण का नाम लिखते हैं उसी तरह से इसमें भी पहले धन आयन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे देखें यहाँ पर K4FeCN6, K4FeCN6 में आप देख रहे हैं यहाँ पर K4 पोटेशियम जो है धनायन है। ठीक है, पोटेशियम जो है एक धनायन है। तो पहले हम लोग पोटेशियम का नाम लिखेंगे, पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे, तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे तो पोटेशियम। ठीक है, फिर यह 6 आप देख रहे हैं, 6 का नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो लिगैंड का नाम, फिर आयरन का नाम फायरेट सेकेंड, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला नियम यह है कि नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो K4FeCN6 में यहाँ पे धनायन K4 है, इसलिए सबसे पहले K का नाम लिखेंगे, 4 के बारे में कुछ नहीं लिखना है। तो यह हो गया आपका पोटेशियम जो कि धनायन है, और हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड जो है ऋणायन है, उसको हम बाद में लिखेंगे। उसी तरह से एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, COCO3 NH3 थ्राइस Cl। ठीक है, इसमें जो धनायन है वह है आपका CO3 NH3 थ्राइस। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर यह Cl आप देख रहे हैं ये ऋणायन है, उसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया आपका 3 NH3 है, तो ट्राई NH3 मतलब एमीन, ट्राई एमीन कार्बोनेटो, CO3 मतलब कार्बोनेटो कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 और क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड ऋणायन है और ट्राई एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट जो है धनायन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे पहला नियम यह है कि उपसर्जन यौगिक का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, नामकरण में धनायन और ऋणायन के नाम लिखते समय, ठीक है, लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक है, धनायन का या ऋणायन का नाम लिखेंगे तो लिखते समय संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर K3FeCN6, K3FeCN6 में पोटेशियम जो है धनायन है, तो 3 पोटेशियम के साथ 3 जो है उसको चर्चा नहीं करेंगे। K3FeCN6 के नाम में धनायन के यहाँ 3 पोटेशियम है, धनायन यहाँ पर पोटेशियम है और 3 है, अतः इसे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम के साथ 3 जो है, उस 3 के लिए ट्राई पोटेशियम यूज नहीं करना है, ट्राई यूज नहीं करना है, केवल पोटेशियम लिखना है। ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ पोटेशियम ही लिखेंगे। ठीक है, 3 का उल्लेख नहीं करेंगे। इसी प्रकार COH2O6Cl3 में, COH2O6Cl3 में यह जो Cl3 आप बाहर देख रहे हैं, ठीक है, उस 3 का चर्चा नहीं करना है, केवल Cl को लिखना है, क्लोराइड। ठीक है, तो इसी प्रकार COH2O6Cl3 में ऋणायन को ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, Cl3 को ट्राई नहीं लिखना है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, जैसे यहाँ पर है K3FeCN6, K3FeCN6, इसका नामकरण अगर किया जाए ट्राई पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो यह गलत होगा, ट्राई पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर जो K3 है तो 3 है, उसके लिए हम ट्राई कह रहे हैं, पोटेशियम
के लिए कर रहे हैं। तो यह इस तरह से अगर आप करते हैं ट्राई पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो गलत होगा, आपको 3 की चर्चा नहीं करनी है, केवल पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो यह सही होगा। ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड अगर आप कहते हैं तो यह क्या होगा, सही होगा। एक और देखते हैं COH2O6Cl3। COH2O6Cl3 इसका नामकरण करने में हेक्सा एक्वा 6 H2O है तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, अब Cl3 का नाम लिखना है, तो यहाँ पे अगर हम ट्राई क्लोराइड लिखते हैं तो गलत होगा, केवल हमको क्लोराइड लिखना है। तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यह सही होगा। ठीक है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड ट्राई क्लोराइड जो है यह गलत होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है K3 के रूप में है तो 3 को नहीं दर्शाना है, केवल पोटेशियम लिखना है। उसी तरह से अगर Cl3 है तो केवल Cl के बारे में लिखना है, क्लोराइड लिखना है, न कि 3 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यह नियम नंबर 2 था। अब नियम नंबर 3 देखें ध्यान से। किसी उपसंयोजक यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक में धनायन या ऋणायन में से कोई भी संकुल हो सकता है। ठीक है, किसी उपसंयोजन यौगिक में धनायन भी संकुल हो सकता है या ऋणायन भी संकुल हो सकता है, या फिर दोनों भी संकुल हो सकते हैं। ठीक है, किसी उपसंयोजन यौगिक में धनायन या ऋणायन में से कोई भी संकुल हो सकता है या फिर दोनों भी संकुल हो सकते हैं। अतः किसी संकुल का नामकरण निम्न प्रकार करते हैं। ठीक है, तो संकुल का नाम कैसे लिखेंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले धनायन संकुल का नामकरण। ठीक है, धनायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ऋणायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं। किसी धनायन संकुल के नामकरण करते समय सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंड का नाम लिखते हैं। किसी धनायन संकुल का नामकरण करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंड का नाम लिखेंगे। जो अंग्रेजी लेटर में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अंग्रेजी लेटर में बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है छोटे कोष्टक में, उसके बाद जो है छोटे कोष्टक में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंक में लिखते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी, लेकिन वह ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखनी होगी और कोष्टक में लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखते हैं, फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, किसमें, रोमन अवस्था में लिखते हैं और कोष्टक में बंद करते हैं। किस कोष्टक में, छोटे कोष्टक में। ठीक है, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, छोटा कोष्टक अगर 1 है तो फर्स्ट लिखेंगे, 2 है तो सेकंड लिखेंगे, 3 अगर है तो ऐसे थर्ड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, देखिए ध्यान से, संकुल धनायन और उदासीन संकुल अणु का नाम लिखते समय, ठीक है, संकुल धनायन और उदासीन संकुल अणु का नाम लिखते समय क्या करेंगे, धातु परमाणु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाते हैं। ठीक है, संकुल धनायन और उदासीन संकुल, अगर संकुल धनायन है या फिर उदासीन संकुल है तो उसका नाम लिखते समय धातु परमाणु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाते हैं। परंतु धातु परमाणु का वह नाम लिखते समय, परंतु धातु परमाणु का वह नाम लिखते समय जिस नाम से धातु परमाणु का प्रतीक चिन्ह बना है, जैसे सिल्वर Ag का संकुल आयन में नाम अर्जेंटम प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार गोल्ड Au का नाम आरम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संकुल धनायन और संकुल उदासीन अणु का नाम लिखते समय धातु परमाणु के नाम के साथ कोई अनुलग्न नहीं लगाते हैं, लेकिन
धातु परमाणु का वह नाम लिखते हैं जिस नाम से धातु परमाणु का प्रतीक चिन्ह बना है। ठीक है, जैसे सिल्वर का प्रतीक चिन्ह एजी किससे बना है? अर्जेंटम से। गोल्ड का प्रतीक चिन्ह एयू किससे बना है? आरम से। तो वह नाम लिखना है यहाँ पे, अर्जेंटम लिखना है, आरम लिखना है। ठीक है, न कि सिल्वर गोल्ड लिखना है। अगला नियम देखते हैं। यदि समान लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 हो तो, अगर लिगेंड जो हैं समान हैं और वह 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो इसके नामकरण के लिए हम 2 के लिए ड्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा शब्दों का प्रयोग करते हैं। परंतु इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्राथमिकता नहीं देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहाँ प्राथमिकता नहीं देंगे। जैसे एक उदाहरण समझते हैं। देखें यहाँ पे उदाहरण है आपका CONH3 CONH3 अब यहाँ देखें, यहाँ पर CO जो है वह क्या है? सेंट्रल एटम है। NH3 क्या है? लिगेंड है। कितना है? 6 लिगेंड है। Cl3 क्या है? काउंटर आयन है, बाहर वाला आयन है, प्रति आयन है। तो सबसे पहले हम लोग उप संयोजन सत्ता का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 NH3 है तो 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 जो कि रोमन में होगा, छोटा कोष्टक में होगा, और फिर Cl का क्लोराइड। इस तरह से इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक और नाम देखते हैं, यह आपका PtCl2 NH3 थ्राइज NO। ठीक है, Br। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन सत्ता है वह है बड़े कोष्टक में लिखा हुआ PtCl2 NH3 थ्राइज NO और बाहर काउंटर आयन के रूप में ब्रोमीन है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम किसका लिखें? हम पहले अमीन का लिखें कि पहले NO का लिखें कि पहले Cl2 का लिखें? ठीक है, तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में देखते हैं, ABCD के क्रम में देखते हैं तो वह अमीन आता है, A आता है, तो पहले NH3 का लिखेंगे। तो कितने NH3 हैं? 3 हैं, तो ट्राई अमीन। फिर C आता है क्लोरो, तो कितना क्लोरीन है? 2, तो डाई क्लोरो। ठीक है, ट्राई एमीन मतलब 3 NH3 और 2 Cl तो क्या कहेंगे? डाई क्लोरो। ठीक है, अब यहाँ पर Cl माइनस है इसलिए इसको क्लोरिडो O जोड़ देंगे। Cl माइनस के रूप में है इसलिए यहाँ पे O जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर लिगेंड माइनस में हो तो उसके लास्ट में O जोड़ते हैं तो क्लोरिडो, ट्राई एमीन डाई क्लोरिडो। अब NO का नाम, ठीक है, नाइट्रोसिल। अब सेंट्रल एटम प्लेटिनम, ऑक्सीकरण संख्या प्लेटिनम का 3 और फिर ब्रोमाइड। तो यह हो गया आपका ट्राई एमीन डाई क्लोरिडो नाइट्रोसिल प्लेटिनम 3 ब्रोमाइड। ठीक है, अब आगे देखें, ध्यान दें, यदि लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द पहले से उपस्थित हो। ठीक है, यदि लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा यह शब्द अगर यूज हो चुका हो पहले से, तो ऐसे लिगेंड एक से अधिक क्रमशः 2, 3, 4 होने पर अब फिर से डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे। अगर एक बार डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हो चुका है तो फिर उसके नामकरण में डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। फिर हम यूज करेंगे दूसरे पूर्वलग्न का। 2 के लिए हम बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा क्रिस आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अगर नामकरण में डाई, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, यूज हो चुका हो तो फिर अगर हमें 2, 3, 4 लिखना हो तो 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा क्रिस आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखें PS3P ट्वाइज है, तो अब यहाँ पे नाम लिखना है तो ट्राइफेनिल फास्फीन के 2 अणु हैं। PS3P ट्वाइज है तो यहाँ पर PS3P क्या है? इसको कहते हैं PS3P को ट्राइफेनिल फास्फीन। इसे कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। ठीक है, तो ट्राइफेनिल फास्फीन के 2 अणुओं को लिगैंड के रूप में क्या कहेंगे? तो 2 है तो इसके लिए 20 और PS3P
पी का नाम ट्राईफेनिलफास्फीन, क्योंकि फेनिलफास्फीन में ट्राई यूज हो चुका है। ठीक है, PS3P में आप देख रहे हैं कि ट्राई यूज हो चुका है लिगेंड के साथ, तो ट्राईफेनिलफास्फीन में ट्राई यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, इसलिए 2 के लिए अब डाई यूज नहीं करेंगे तो बिस यूज करेंगे, तो बिस ब्रैकेट में ट्राईफेनिलफास्फीन लिखेंगे। इसी प्रकार अगर ईएन थराइज है, ठीक है, तो ईएन क्या है, ईएन है एथिलीन डाईअमीन, एथिलीन डाईअमीन ईएन है, तो एथिलीन डाईअमीन में डाई यूज हो चुका है, तो अब यह 3 जो है उसके लिए हम फिर ट्राई यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिस यूज करेंगे। तो इसी प्रकार ईएन थराइज के लिए हम लिखेंगे ट्रिस ब्रैकेट में एथिलीन डाईअमीन लिखेंगे। ठीक है, तो यह नियम किसके लिए था, तो यह था धनायन संकुल का नामकरण। किसका था, धनायन संकुल का नामकरण था। अब हम देखेंगे ऋणायन संकुल के नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, ऋणायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ऋणायन संकुल के नामकरण को। ध्यान से समझिएगा ऋणायन संकुल का नामकरण कैसे करते हैं। इससे पहले हमने धनायन संकुल का नामकरण आपको बता दिया है, तो देखिए ध्यान से। किसी ऋणायन संकुल का नामकरण धनायन संकुल की तरह होता है। ठीक है, तो किसी ऋणायन संकुल का नामकरण धनायन संकुल की तरह होता है, सिर्फ ऋणायन संकुल में उपस्थित धातु आयन के नाम के अंत में एट लगाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से धनायन संकुल का नामकरण होता है, ठीक उसी तरह से ऋणायन संकुल का नामकरण भी करेंगे, लेकिन सिर्फ जो ऋणायन संकुल है उनके नाम के अंत में हम 8 लिखेंगे। जैसे यहाँ देखें COCN6 -3, COCN6 पर -3, तो अब यहाँ पर यह संकुल जो है ऋणायन है, तो यहाँ पर जो CO है कोबाल्ट है, उसके नाम के अंत में हमें 8 जोड़ना होगा, तो कोबाल्ट के नाम में 8 जोड़ेंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा। तो अब नाम लिखते हैं इसका, 6 CN है तो हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3rd आयन, तो नाम हो गया हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd आयन, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd आयन। एक और देखते हैं COCN6, ठीक है, COCN6 -3, ठीक है, यहाँ पे +3 है, COCN6 +3, तो इसका नाम हो गया आपका, ठीक है, हेक्सासाइनो कोबाल्ट 3rd आयन, हेक्सासाइनो कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो +3 है, ठीक है, +3 है और इसके ऊपर वाले पे -3 था, तो यह क्या था, -3 होने की वजह से यहाँ पे ऊपर जो है -3 था, इसलिए यह ऋणात्मक संकुल था, इसलिए इसके अंत में कोबाल्टेट जुड़े हैं, और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह +3 है, इसके ऊपर क्या है, +3 है, इसलिए इसमें को 8 नहीं जोड़ेंगे, तो हेक्सासाइनो कोबाल्ट 3rd आयन केवल कहेंगे, हेक्सासाइनो कोबाल्ट 3rd आयन केवल कहेंगे। ठीक है, उपरोक्त नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण पे लेते हैं, आइए देखते हैं। देखें ध्यान से, संकुल यौगिक का नाम कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। संकुल यौगिक का नाम जब भी आपको लिखना हो तो यह ध्यान रखना है कि उस नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना है। जैसे K2, देखें यहाँ पे K2ZnCN4, K2ZnCN4 नाम लिखना है, तो K पोटेशियम का नाम पहले होगा, तो पोटेशियम, ठीक है, 4 CN है, टेट्रासाइनो, जिंक है, ठीक है, जिंकेट सेकेंड, तो अब यहाँ पे पोटेशियम में P कैपिटल लेटर में लिखा गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो संकुल यौगिक का नाम बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करना है, इसको छोटे अक्षर से प्रारंभ करना है। देखें, पोटेशियम स्मॉल लेटर से लिखा गया है, पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड, यह सही है। ठीक है, तो जब भी संकुल का नाम लिखें तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। संकुल यौगिक का नाम एक ही शब्द में लिखा जाना चाहिए, इसमें कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी संकुल यौगिक का आप नाम लिखेंगे तो
उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक ही साथ लिखना चाहिए। जैसे ZnCN4 एक संकुल है, तो इसका नाम देखें लिखा गया है टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड, टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड एक साथ लिखा गया है। ठीक है, पोटेशियम काउंटर आयन है तो उसको पहले लिखा गया है अलग से, पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड। आयनिक संकुलों के नाम में संकुल आयन और प्रति आयन के मध्य में स्थान छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आयनिक संकुल है तो उनके बीच में आपको स्थान छोड़ना है। जैसे आप देख रहे थे K2ZnCN4 में यह K2 जो है प्रति आयन है, तो इसका नाम लिख रहे हैं पोटेशियम, फिर बीच में थोड़ा गैप है, फिर एक साथ लिख रहे हैं टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं K3FeCN6, K3FeCN6 का नाम लिखना है तो पोटेशियम। ठीक है, अब CN कितने हैं, 6 हैं, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, यह सही है। लेकिन अगर आप सब एक ही साथ सबको सटा के लिख देते हैं जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, तो ये गलत है। ठीक है, यह पोटेशियम जो है प्रति आयन है, काउंटर आयन है, और यह जो है आपका संकुल है, तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेशियम बीच में थोड़ा गैप है और हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड लिखा गया, यह सही है। न कि एक साथ एकदम सटा के लिख दें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, तो यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अनआयनिक संकुलों के नाम। देखिए जो अनआयनित संकुल हैं, ठीक है, अनआयनित संकुलों के नाम एक ही शब्द में लिखे जाने चाहिए। जो अनआयनिक हैं अर्थात जिसमें आयन नहीं है, उनके नाम एक ही शब्द में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, एक से अधिक उपसंयोजन परमाणुओं वाले एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड को या तो अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक से अधिक उपसंयोजक परमाणुओं वाले, एक से अधिक उपसंयोजक परमाणुओं वाले एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड को या तो अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या इनके नामों में बीच में योजक चिन्ह का यूज कर लेते हैं। या तो अलग अलग नामों से प्रदर्शित करें या बीच में एक लाइन खींच लें, एक योगज चिन्ह का प्रयोग कर लें। जैसे साइनो, आइसोसाइनो, अथवा लिगैंड के नाम के बाद दाता परमाणु का नाम प्रतीक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक उपसंयोजक परमाणुओं वाले एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड को या तो अलग अलग नामों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे साइनो और आइसोसाइनो, अथवा लिगैंड के नाम के बाद दाता परमाणु का प्रतीक लिखते हैं। लिगैंड के नाम के बाद दाता परमाणु का प्रतीक लिखते हैं और इनको एक हाइफन द्वारा, एक संयोजक द्वारा अलग करते हैं। जैसे NH3 थ्राइज CrSCN6, ठीक है, इसका नाम लिखना है तो लिखते हैं अमोनियम। NH3 थ्राइज का नाम हो गया अमोनियम। ठीक है, अब CrSCN6 का नाम लिखना है तो 6 मतलब हेक्सा, ठीक है, SCN का नाम, ठीक है, तो यह हो गया आपका थायो। ठीक है, तो हेक्सा थायोसाइनेटो, हेक्सा थायोसाइनेटो, और यस हाइफन लगा के यस हाइफन क्रोमेट थर्ड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं अमोनियम हेक्साथायो साइनेटो हाइफन सल्फर हाइफन क्रोमेट थर्ड। या फिर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अमोनियम हेक्साथायो साइनेटो क्रोमेट थर्ड, अमोनियम हेक्साथायो साइनेटो क्रोमेट थर्ड। एक साथ हम लिख सकते हैं हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड, एक साथ लिखें, और नहीं तो बीच में हाइफन लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं NH4 ट्वाइज PT NCS6, NH4 ट्वाइज PT NCS6। अब यहाँ देखें अमोनियम, NH4 का हो गया अमोनियम और 6 हेक्सा, ठीक है, और अब यहाँ पर NCS है तो NCS को क्या कहते हैं आइसोथायो, आइसोथायो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, N प्लेटिनेट 4 हेक्सा, ठीक
ठीक है, हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो एन प्लेटिनेट 4 कहेंगे, या फिर अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लेटिनेट 4 कहेंगे एक साथ, हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लेटिनेट 4 कहेंगे। ठीक है, और नहीं तो हेक्साथायोसाइनेटो आप जो है हाइफन लगा के एन लिख सकते हैं, फिर हाइफन प्लेटिनेट 4 लिख सकते हैं, या फिर एक साथ लिख सकते हैं हेक्साथायोसाइनेटो हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लेटिनेट 4। ठीक है, अब आगे देखें, धनात्मक और उदासीन लिगेंड का नाम तो किसी विशेष रूप में, ठीक है, समान नहीं होता है। धनात्मक और उदासीन लिगेंड का नाम जो है वह किसी विशेष रूप में समान नहीं होता है, परंतु ऋणायन नाम के अंत में एट लगता है। ठीक है, धनात्मक और उदासीन लिगेंड का नाम जो है किसी विशेष रूप में से समान नहीं होता है। ठीक है, किसी विशेष रूप से समाप्त नहीं होगा ठीक है, तो अगर धनायन हो या उदासीन लिगेंड हो तो उसका नाम जो होगा वही लिखेंगे, किसी विशेष रूप से नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ऋणायन होगा तो उसके नाम के अंत में एट लगाते हैं, जैसे लेड प्लम्बेट। ठीक है, लेड को क्या कहेंगे? प्लम्बेट। जिंक को जिंकेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, आयरन को फेरेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, गोल्ड को ठीक है, गोल्ड को क्या कहते हैं? आरेल। ठीक है, टिन को स्टेनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, यह सब यूज करते हैं। लेड के लिए प्लम्बेट। ठीक है, इसके उत्पत्ति वाले नाम से इसको लिया जाता है। लेड के लिए क्या कहेंगे? प्लम्बेट। जिंक के लिए जिंकेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, आयरन के लिए फेरेट, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट, गोल्ड के लिए आरेट, टिन के लिए स्टेनेट और कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट। ठीक है, इस शब्द का यूज करते हैं। कापर के लिए देखें क्यूपरेट, कापर के लिए क्यूपरेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट, इन शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें, सामान्यतया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को उनके नाम के बाद रोमन अंक में लिखा जाता है, एक छोटे से कोष्टक में। सामान्यतया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को उनके नाम के बाद, सेंट्रल एटम या आयन को लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद उनकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखते हैं। जैसे 1 के लिए फर्स्ट, 2 के लिए सेकेंड, 3 के थर्ड, फोर्थ, या अगर 0 है तो 0 लिखा जाता है, एक कोष्टक में दर्शाते हैं। जैसे देखें CONH3 इसका नाम लिखना है CONH3 ठीक है, तो 6 NH3 है तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट, अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या थर्ड छोटे कोष्टक में, और फिर क्लोराइड। ठीक है, तो हेक्सा अमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। NiCO4 का देखें टेट्रा कार्बोनिल Ni निकेल और ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। Na3FeCN6 का नाम सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। ठीक है, तो यह सारे जो हैं नियम हैं जिसके आधार पे जो है IUPAC नाम उपसस्यन यौगिक के लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम कुछ नामों को यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, और फिर जो है आगे हम लोग अगले टॉपिक में इसके आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले 2-4 नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला देखें, ठीक है, IUPAC में नामकरण को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नेमिंग ऑफ एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे आपका है K4AgCN2, इसका नाम है, तो सबसे पहले धनायन का नाम पोटेशियम, फिर CN2 का नाम 2 है तो डाई साइनो, Ag का नाम अर्जेंटेट और Ag की ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट, तो पोटेशियम साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम पोटेशियम है तो पोटेशियम हो गया। ठीक है, Cl4 है तो 4 का नाम टेट्रा होगा,
और क्लोरीन ऋणात्मक है तो जोड़ेंगे इसमें ओ क्लोरिडो, क्लोरिडो, Hg का नाम मर्क्यूरेट और मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो मर्क्यूरेट सेकेंड। ठीक है, एक और देख लेते हैं KPtCl3NH3। अब यहाँ पर जो है Cl और NH3 दो यहाँ पे लिगेंड हैं, तो अमीन और क्लोरो, पहले किसका लिखेंगे, तो पहले अमीन का लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं नाम, तो काउंटर आयन का नाम पोटेशियम, फिर NH3 का नाम अमीन और फिर 3 Cl है तो ट्राईक्लोरिडो, ट्राईक्लोरिडो। ठीक है, प्लेटिनम प्लेटिनेट थर्ड, ट्राईक्लोरिडो प्लेटिनेट थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ इसके आगे के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। थैंक यू।